तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं सुशील द्विवेदी जी। तो दोस्तों ये बुंदेलखंड जनशक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो चलिए दोस्तों आज मिलवाते हैं सुशील द्विवेदी जी से। नमस्कार, जय बुंदेलखंड। मेरा नाम सुशील द्विवेदी है और मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं बुंदेलखंड जनशक्ति मोर्चा का। हम लोग लगातार बुंदेलखंड पृथक राज्य के निर्माण की लड़ाई को लगातार जो है कि उस आवाज को बुलंद कर रहे हैं और लगातार नेशनल लेवल पर हम जाकर के बुंदेलखंड राज्य निर्माण की लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। तो सुशील जी, जो बुंदेलखंड पृथक राज्य की लड़ाई है, तो आपको इस लड़ाई में कौन लेके आया? बुंदेलखंड राज्य निर्माण की लड़ाई में हमको लेकर आने वाले आदरणीय विमल शर्मा जी रहे, जो बुंदेलखंड किसान यूनियन उनका एक संगठन है, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ही इस लड़ाई से हमको जोड़ा था और 2018 लास्ट में एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें रेलवे ट्रैक बांधा को जाम किया गया था, चक्का जाम, बहुत बड़ा चक्का जाम किया गया था। उस आंदोलन में हमको लेकर आए, हमारी उसमें सहभागिता थी और वहां से हमको जो जागरूकता होती है ना कि बुंदेलखंड राज्य क्यों बनना चाहिए और उसके बनने के फायदे क्या हैं, तो ये सब सारी चीजें हम जब बुंदेलखंड राज्य निर्माण के जो आंदोलन के बड़े पुरोधा रहे, तो उनके साथ जब बैठे, उनके साथ जब बैठकों में जाना हुआ, उनके साथ जब बाहर अन्य जिलों की जब बैठकों में जाना हुआ, तो धीरे धीरे इस लड़ाई को हमने समझा कि नहीं, वाकई जो हमारी लड़ाई है ये प्रत्येक बुंदेलखंडवासी की लड़ाई है और हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपनी मातृभूमि की लड़ाई के लिए। अगर ईश्वर ने हमको कुछ क्षमताएं दी हैं, बोलने की क्षमता दी है, कुछ समझने की क्षमता दी है और नेतृत्व की क्षमता दी है, तो निश्चित तौर पर हमें उस क्षमता को समझना है और अपनी मिट्टी की जो लड़ाई है उस लड़ाई को हमें लड़ना है। आदरणीय विमल शर्मा जी रहे जो हमें लगातार बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए प्रेरित करते रहे और उन्होंने कहते थे कि युवाओं को, ज्यादातर युवाओं को बुंदेलखंड राज्य निर्माण के आंदोलन में अग्रणी भूमिका में रहना चाहिए और बुंदेलखंड राज्य निर्माण के जो आंदोलन है, क्योंकि क्या हुआ कि कई बार जो बड़े नाम रहे बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के, तो वो लोग बुंदेलखंड राज्य निर्माण की लड़ाई तो लड़े, उन्होंने बहुत पूरी ऊर्जा के साथ बुंदेलखंड राज्य निर्माण के आंदोलन को लड़ा, लेकिन जो उनकी लड़ाई थी वो राजनीतिक स्वार्थ की लड़ाई थी। नाम बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन का था और वो अन्य दलों पर जाकर के चुनाव लड़ते रहे। तो एक जनता का जो अटैचमेंट था, जिससे जनता जिन मुद्दों के साथ आप उनके साथ खड़ी थी, तो जनता वो धीरे धीरे उनसे अलग होने लगी और एक नया नेतृत्व तलाशने लगी कि बुंदेलखंड के लिए जो नॉन पॉलिटिकल रूप से हमारी आवाज को उठाए, ऐसा नेतृत्व तलाशने लगी। तो वर्तमान समय में एक संयुक्त मोर्चा कई संगठनों का बनाया गया है बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के नाम से, जिसकी पहली बैठक ओरछा में की गई और जिसका प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 7 अक्टूबर को हमने एक नेशनल लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 12 अक्टूबर को ललितपुर से तुवन मंदिर प्रांगण से हमने इस गांव गांव पांव पांव यात्रा का आगाज किया था। सभी संगठनों, हमने का मतलब है सभी संगठनों ने, सभी संगठन के प्रमुख लोगों ने, तो उसमें हम भी एक थे बांदा से। और वो उसका पहली चरण की यात्रा का जो समापन हुआ वो झांसी के एलाइट चौराहे पर किया गया। लगातार हम लोग कई चरणों में बुंदेलखंड राज्य निर्माण के जो गांव गांव पांव पांव यात्रा है उसको कर रहे हैं। हमारे 5 चरण है इस यात्रा के और हमारा जो अंतिम चरण है वो चित्रकूट में उसका अंतिम पड़ाव है और महाराज कामतानाथ की भूमि में जो है उनके चरणों पर हम इस आंदोलन को विश्राम देंगे। तो सुशील जी, जो आपकी एक यात्रा है जो घर घर पांव पांव वाली, इसका मेन उद्देश्य क्या है? हमारी जो गांव गांव पांव पांव यात्रा है, देखिए बुंदेलखंड का जो आंदोलन है राज्य निर्माण का, वो 1989 में जो जब प्रारंभ किया आदरणीय अब हमारे बीच नहीं है शंकरलाल मल्होत्रा जी ने, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। बुंदेलखंड के जो क्रांतिकारी रहे, उन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में पर्चे फेंके और संसद में पर्चे फेंके और कई बड़े आंदोलन भी किए। तो क्या हुआ कि जो शहरों की जनता रही वो तो बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए जागरूक हो गई, लेकिन शहरों की जनता तो जागरूक हो गई, गांव की जनता कैसे जागरूक हो? तो एक विचार मन में आया और सभी संगठनों ने एक साथ बैठ करके ये मसौदा बनाया
कि हम लोग गांव-गांव पांव-पांव यात्रा के माध्यम से प्रत्येक गांव-गांव जाकर के बुंदेलखंडियों को जागृत करेंगे, वहां के युवाओं को जागृत करेंगे और उनको बताएंगे कि बुंदेलखंड राज्य क्यों बनना चाहिए और बुंदेलखंड राज्य की क्यों आवश्यकता है, इसके हमारे हमको लाभ क्या क्या मिलेंगे। इसलिए हमारे जो है कि सभी संगठनों के मन में ये आया कि गांव गांव पांव पांव यात्रा करके हमें गांव की जनता को जगाने की आवश्यकता है। शहर की जनता तो जाग चुकी है, वो सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया के माध्यम से सब पूरी खबरें जो सर्कुलेट हो जाती हैं, लेकिन अब गांव तक जो गांव का आम किसान है, गरीब है, मजदूर है, तो उन तक ये खबरें कैसे पहुंचे कि बुंदेलखंड राज्य के लिए आंदोलन हो रहा है, हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये एक माध्यम हमारा था कि गांव गांव पांव पांव जाएंगे और बुंदेलखंड की जो गरीब जनता है, जो किसान है, जो मजदूर है, उसको जागरूक करने का काम करेंगे और इस आंदोलन को एक बड़ी शक्ति के साथ हम लोग उठाने का काम करेंगे। तो सुशील जी, तो आपने कहा कि जो गांव गांव पापा आपकी योजना है, यात्रा है, तो वो जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं उनको मतलब जागृत करना है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे उस योजना का, यात्रा जो है आपकी, उसमें क्या लाभ है, क्यों मतलब कि वो योजना करनी चाहिए। देखिए, जो हमारी गांव गांव पांव पांव यात्रा है, उससे बुंदेलखंड के उस जमीनी स्तर के हम व्यक्ति को जागरूक करना चाहते हैं जो बुंदेलखंड राज्य के लिए संघर्ष कर सके। आप देख रहे होंगे कि हमारी जो बुंदेलखंड क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, वो गरीबी, भूखमरी, पलायन, पानी की समस्या और हमारी अन्य समस्याएं हैं। आप ये मानिए कि जो है 60% पलायन हमारे बुंदेलखंड से सूरत, दिल्ली, मुंबई, गुजरात के लिए होता है। क्या हमको बुंदेलखंड में रह करके ही बुंदेलखंड में रोजगार नहीं मिल सकता? क्या हमारे युवाओं को बुंदेलखंड में नौकरी नहीं दी जा सकती? क्या हमारे किसान को बुंदेलखंड में, आज मैं किसान की बात आपने की है, तो मैं किसान को बता रहा हूं कि पंजाब से किसान आकर के बुंदेलखंड में खेती खरीद रहे हैं और एक फार्म हाउस बना करके उसमें 3-3 खेती कर रहे हैं और हमारे यहाँ का किसान जो है कुछ पैसों के लिए, कुछ लालच के लिए वहां खेती बेच दे रहा है और सूरत, मुंबई, गुजरात कमा रहा है। तो इस बात को हमको समझना होगा और ताकि बुंदेलखंड के लोग बहुत सीधे और भोले भाले लोग हैं, इनको हर कोई जो है गुमराह कर, हाँ, झांसे में ले लेता है, गुमराह कर देता है, बरगला लेता है। तो उससे हमारी इस यात्रा के उद्देश्य कि बुंदेलखंडियों को जागरूक करना है कि हमारा जो इतिहास है बहुत गौरवशाली इतिहास है, लेकिन हमारा वर्तमान खंडहर में जा रहा है। तो उस गौरवशाली इतिहास को हम लोगों को गांव-गांव जाकर के सभी को बताना है और बुंदेलखंड राज्य निर्माण के उनको फायदे बताने हैं। क्योंकि आज वर्तमान समय में अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो सब लोगों की ज्यादातर अपेक्षाएं ये होती हैं कि हम इस आंदोलन में अगर जुड़ रहे हैं तो हमारा लाभ क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, हम युवा अवस्था में हैं और अपने जीवन का स्वर्णिम समय बुंदेलखंड राज्य के लिए दे रहे हैं। हमारा क्या लाभ है? हमारा कोई लाभ नहीं है। इससे स्वर्णिम समय हमारे जीवन का कभी नहीं आएगा। तो बुंदेलखंडियों का जो लाभ है, प्रत्येक जो नौजवानों का लाभ है, उसके लिए रोजगार के यहाँ साधन हो, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बुंदेलखंड में हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बुंदेलखंड में हो, उसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं लगातार। तो सुशील जी, बुंदेलखंड जनशक्ति जो मोर्चा है, इसके अलावा और कौन कौन से संगठन हैं आपके जो मतलब कि जो समझते हैं कि बुंदेलखंड को एक राज्य बनाना चाहिए। देखिए, बहुत सारे संगठन हैं। अगर मैं बांदा की बात करूं तो बांदा में एक तो बुंदेलखंड किसान यूनियन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा जी हैं। उन्होंने भी बहुत बड़े आंदोलन इस बुंदेलखंड की धरती पर किए हैं बुंदेलखंड राज्य के लिए। एक तो उन्होंने बांदा से चित्रकूट विशाल बाइक रैली की थी, उसमें हम लोग भी थे, सहभागी थे, साथ थे उनके। और उन्होंने रेलवे ट्रैक जाम किया था, बुंदेलखंड राज्य के लिए एक बड़ा आंदोलन था, उसमें भी मैं उनके साथ था। और बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं आदरणीय रमेश चंद्र दुबे जी, वो हैं। और बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना से रवि श्रीवास्तव जी हैं।
और तमाम सारे स्वतंत्र रूप से बुंदेलखंड राज्य निर्माण की लड़ाई को बांदा में उठा रहे हैं। अगर बात करें महोबा की, तो महोबा से बुंदेली समाज के जो संयोजक हैं तारा पाटकर जी, लगातार वो बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और उन्होंने कोविड के पहले एक 365 दिन आंदोलन किया था, मतलब बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए, और बड़ा आंदोलन था। वो भी लगातार बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हमीरपुर से हमारे बुंदेलखंड नव निर्माण सेना के भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई विनय तिवारी जी, वो भी लगातार बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बहुत ऊर्जा के साथ वो अपने सभी साथियों के साथ बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवाज़ को नॉन पॉलिटिकल तौर से उठा रहे हैं। और अगर हम झांसी की बात करें, तो झांसी से बहुत सारे संगठन हैं जो बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और कुछ नॉन पॉलिटिकल भी हैं और कुछ पॉलिटिकल लोग भी वहाँ इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो सुशील जी, कौन से राजनीतिक दल हैं, संगठन हैं जो आपका मतलब कि ये चाहते हैं कि बुंदेलखंड एक राज्य बने? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो छोटे राज्यों की समर्थक पार्टी है। जब अटल जी प्रधानमंत्री हुए थे, तो उन्होंने 3 राज्य बनाए थे। और बुंदेलखंड राज्य भी तभी ये था कि बन जाएगा, लेकिन एक आंदोलन बड़ा हुआ 1998 में। और उस आंदोलन में एक बस जली, उसमें कुछ लोग ख़त्म हो गए, जिसके कारण से कुछ हमारे साथियों पर जो बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके ऊपर धारा 302 के तहत 120 बी के तहत उन पर मुकदमे लगा दिए गए और उन्हें जेलों में ठूंस दिया गया। तो और आपका जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश पे, तो उन्होंने एक प्रस्ताव 2011 लास्ट पे नवंबर में 2011 में प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा था बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए। और अभी लोकसभा के हालिया दिनों में लोकसभा के चुनाव में भी अतर्रा की एक जनसभा में मायावती जी ने बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात कही थी, अगर हमारी सरकार आती है। और समाजवादी पार्टी तो इस राज्य निर्माण का छोटे राज्यों की समर्थक पार्टी नहीं है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो रहा था, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने काफ़ी विरोध इस बात का किया था कि नहीं, छोटे राज्य ठीक नहीं है। कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा छोटे राज्यों की समर्थक पार्टी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अगर छोटे राज्यों की समर्थक पार्टी होती तो बुंदेलखंड की पीड़ा को समझती जब उनकी सरकार थी केंद्र पे, यूपीए की सरकार में। हालांकि उन्होंने तेलंगाना राज्य बनाया था अपनी सरकार पे, लेकिन बुंदेलखंड राज्य निर्माण का आंदोलन तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड से पहले का है, लेकिन बुंदेलखंड राज्य नहीं बना। तो ये कांग्रेस भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बुंदेलखंड राज्य के लिए समर्थक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो बुंदेलखंड राज्य बना सकती है, क्योंकि वो छोटे राज्यों की समर्थक पार्टी है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो लोकल के विधायक हैं, वो भी लगातार इस बात को चाहते हैं, सहयोग करते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने। लेकिन वो फ्रंट में आकर के उसकी आवाज़ नहीं उठाना चाहते, लेकिन बैक पर सभी लोग समर्थन करते हैं और कहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। कुछ ऐसे जैसे कोई पूर्व सांसद रहे जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य की आवाज़ को सदन पर भी उठाया है कई बार, और बुंदेलखंड के लिए सभी लोग समर्थन कर रहे हैं और जन जागरूकता अब बढ़ी है बुंदेलखंड राज्य के लिए। तो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों लोग चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने, लेकिन एक दलों का रोड़ा आ रहा है कि कहते हैं ना कि दलों के खूंटा से बंधे हैं, तो उसके कारण से सब लोग खुल करके नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो लोग नॉन पॉलिटिकल बुंदेलखंड राज्य निर्माण की लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उनका सहयोग करना चाहिए और उनके साथ होना चाहिए। तो सुशील जी, हमारे बुंदेलखंड की आपको तो पता ही होगा, नॉलेज में होगी आपकी कि हमारे बुंदेलखंड की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, बुंदेलखंड की जो प्रमुख समस्या है वो भुखमरी, बेरोजगारी और यहाँ के युवाओं का पलायन, जो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, जो हमारे लिए एक अभिशाप की तरह है यहाँ के नौजवानों का पलायन। जो लोग बाहर जाकर के रोजगार नहीं मिल रहा है हमारे बुंदेलखंड वासियों को,
और बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक राष्ट्रीय एक संगठन है, राष्ट्रीय लेवल का, उसमें नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस संगठन में मैं था, उसका जो है संस्थापक सदस्य था। हमारी हर महीने बैठक हुआ करती थी उस संगठन की। तो देश के कोने में हुआ करती थी। जैसे आपका एक बार अगर बैठक आपके जो है कि साउथ में हो गई, तो दूसरी बैठक दिल्ली में होगी, तीसरी बैठक पंजाब में होगी, फिर इसके बाद आपका बंगाल में होगी, केरला में होगी, आंध्रा में होगी। इस तरह से बैठकें हुआ करती थी अलग अलग स्टेटों में। तो मैं सभी जगह जाता था, एक संगठन में जब था मैं, तो सभी जगह जाता था, उन बैठकों पर मैं देखता था, बुंदेलखंड के लोग जहां मिलते थे तो उनकी स्थिति को देखता था। तो आप ये समझिए कि बुंदेलखंड के लोग जो यहाँ से पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उनको किस तरह से हीन भावना से उनसे को देखा जाता है। और उनसे जो है कि काम भी उनको जो दिया जाता है, तो वो कहीं वॉचमैन बन जाइए आप, कहीं जो है कि वो बिल्डिंग निर्माण चल रहा है उसमें पुताई का काम कर रहे हैं, कहीं वो मजदूरी का काम कर रहे हैं बाहर। तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो कोई नहीं करना चाहता, बुंदेलखंड के लोगों को वो काम दिए जाते हैं। और बुंदेलखंड का व्यक्ति इतना ईमानदार कि अपने मेहनत से दिल्ली, बंबई, सूरत और गुजरात को चमकाने का काम कर रहा है। अगर वो मेहनत हमारे बुंदेलखंड में लगेगी, तो आप कल्पना करिए कि किस तरह से बुंदेलखंड का विकास होगा, और बुंदेलखंड एक सिरमौर बन सकता है पूरे देश का। तो सुशील जी, जो आपकी ये मांग है कि बुंदेलखंड को एक राज्य घोषित करना चाहिए, तो क्या ये मांग आपकी उचित है, या फिर जो चेहरे चमकाने वाली बात अभी हो ही रही थी कि इससे काफी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको फायदा है, तो क्या कुछ ऐसा कुछ है? ये देखिए, जो बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग है, वो बिल्कुल हमारी जायज मांग है। और बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। बात रही जहाँ तक कि चेहरे चमकाने की, तो बुंदेलखंड की जनता को इस बात को समझना होगा कि कौन ऐसा संगठन है या कौन ऐसे बुंदेलखंड राज्य निर्माण के चेहरे हैं जो हमारे बीच आकर के बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात करते हैं, और कुछ आने वाले वर्षों में जाकर के पार्टियों का दामन थाम करके और सत्ता की मलाई खाने का काम करते हैं। तो ये बुंदेलखंड की जनता को समझना होगा। और बुंदेलखंड की जनता को किसी बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवाज जो उठा रहा है, उसके पीछे नहीं खड़ा होना है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि उसके पीछे बिल्कुल कतई नहीं खड़ा होना, उसके साथ खड़े होकर के आपको कदम ताल मिलाकर के बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवाज को बुलंद करना है और उसमें आगे आना है। क्योंकि जब तक आप साथ नहीं होंगे उस मसौदे में, तो आपके साथ छलावा किया जाएगा। और ज्यादातर क्या होता है, जैसे सीनियर जो लोग होते हैं, ज्यादातर जो युवा युवा आते हैं किसी भी आंदोलन में, क्योंकि आंदोलनों का जो प्रमुख चेहरा होता है और आंदोलन जहां से चलता है, उसकी प्रथम कड़ी युवा होती है। क्योंकि युवा जितनी तेजी से और जितनी ऊर्जा से, जितनी सामर्थ्यता से वहां नारे लगा सकता है, वहां पर जो है कि हल्ला बोल कर सकता है, और एक एकत्रीकरण करके अपनी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है, वो इतना वो पुराने चेहरे नहीं करते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि नए चेहरों का शोषण पुराने चेहरे कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमको इस बात को समझना चाहिए कि हमारा जो मुद्दा है, उस मुद्दे को नॉन पॉलिटिकल तरीके से कौन उठा रहा है, और हमें किसके साथ रहना है, किसका साथ नहीं देना है, कौन पॉलिटिकल हो जाएगा, कौन पॉलिटिकल नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा। और इस बात को समझ करके ही हमको बुंदेलखंड राज्य आंदोलन में जो चेहरे आ रहे हैं, जो इसकी बात को कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले यह देखना होगा कहीं उसका राजनीतिक स्वार्थ तो नहीं है। अगर राजनीतिक स्वार्थ है तो हमको कतई उसका साथ देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो अपने बुंदेलखंड के लिए लड़ना चाहता है और वाकई वो संकल्प ले रहा है कि नहीं, हाँ बुंदेलखंड के लिए ही हम आए हैं, तो उसका हमें साथ देना चाहिए और बुंदेलखंड राज्य की आवाज को बुलंद करना चाहिए। तो सुशील जी, जो अपने क्षेत्र के सांसद हो गए, विधायक हो गए, तो क्या ये भी उस मांग से सहमत हैं? देखिए, मैं सभी की बात नहीं कहूंगा। कुछ ऐसे सांसद हैं जिन्होंने सदन पर खड़े होकर के बुंदेलखंड राज्य निर्माण की चर्चा की है। और जो योगी सरकार 1.0 था, 2017 से 22 का कार्यकाल था, तो इसमें भी कुछ बुंदेलखंड के विधायक थे जिन्होंने सदन पे बुंदेलखंड राज्य की चर्चा की थी और सरकार को असहज कर दिया था चर्चा करके। और लोकसभा में भी बुंदेलखंड के हमीरपुर के हमारे सांसद थे पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, जिन्होंने कई बार बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवाज को उठाया है। हमारे बांदा चित्रकूट के पूर्व सांसद रहे
भैरव प्रसाद मिश्रा जी ने भी सदन में बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवाज़ को उठाया है। पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत जी रहे, उन्होंने भी बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवाज़ को उठाया है। विश्वनाथ शर्मा जी रहे, उन्होंने भी उठाया है। तो कई ऐसे सांसद विधायक रहे जो समय समय पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझ करके बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवाज़ को उठाते रहे हैं।